आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, इंडिपेंडेंट नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो चालू करते हैं। और आज की वीडियो में जो हम डेली कैंडल्स कवर करेंगे 1 और 2 जून का, और ये हेल्पफुल रहेगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम नेशनल अफेयर्स के ऊपर पहले पढ़ता है। तो नेशनल अफेयर्स में पहला न्यूज़ आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम की कंटिन्यूएशन रखी गई है। पहले भी स्कीम चलती हुई आ रही थी, 2023 में लॉन्च किया गया था, और अब इसका कंटिन्यूएशन रखने की बात कर रही है गवर्नमेंट। अब इसमें आप एक वर्ड समझो, ये सबवेंशन मतलब क्या हुआ। सबवेंशन का मतलब हो गया जो भी इंटरेस्ट रेट होने वाला है उसमें कुछ न कुछ कंसेशन देने का काम करती है गवर्नमेंट, तो उसी को बोला जाता है सबवेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े क्या ये स्कीम है। तो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था फॉर द फार्मर्स। और बोला गया था कि जो भी फार्मर इसको लोन ले सकता है वो 3 लाख तक लोन ले सकता है, और कोई भी फार्मर लोन ले सकता है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर, तो वो 3 लाख तक ले सकता है। उसके बाद उस स्कीम को जो है मॉडिफाई किया गया, और उसके बाद बोला कि सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, उसके साथ जो एनिमल हस्बेंडरी या जो फिशरी में काम करते हैं उनको भी जो है लोन दिया जाए, और उनके जो लिमिट रखी गई वो 2 लाख रुपए की लिमिट रखी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए तो लिमिट जो है 3 लाख रुपए रखी गई, लेकिन जो एनिमल हस्बेंडरी में काम करते हैं या जो फिशरी जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए जो है 2 लाख रुपए रखी गई। अब इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि नॉर्मल अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, कुछ 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है ना। बैंक जो है 9 से 10% जो है बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है, जो फार्मर्स है तो उनसे जो है 9 से 10% इंटरेस्ट लेती है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि अब बैंक को बोल रही है कि जो भी लेंडर है उनको 1.5% का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट है उनमें माफ़ी मिलेगी। और ये जो 1.5% है ये जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा बैंक को। ठीक है, तो लैंडिंग इंस्टीट्यूट बोला गया, तो इसका बैंक को जो है गवर्नमेंट 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगा। अब मान लेते हैं बैंक जो है फार्मर को 8.5% में लोन दे रहा हो। ठीक है, तो बैंक अगर 8.5% में लोन देगा तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बोलेगी बैंक को कि हम जो है आपको 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, और आप इसको माइनस करके जो फार्मर्स हैं उनको 7% में जो है वो लोन दे दो। ठीक है, तो बैंक क्या करती है, जो फार्मर्स हैं उनको 7% या जो बोरोवर है उनको 7% में जो है लोन देने के लिए तैयार हो जाती है, और जो बाकी जो 1.5% जो बैंक का बच गया वो जो है गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और बात करें इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अगर मान लेते हैं कि जो फार्मर्स है वो सही टाइम पे लोन दे रहे हो, तो उनकी उस केस में जो है उनको 3% और ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। ठीक है, अगर वो सही टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हो तो उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, कंसेशन मिल सकता है। अगर बात करते हैं 7% तो बैंक दे रही है, अगर सही टाइम पे पे करेंगे तो उस केस में उनको 3% और सबवेंशन मिलेगा, तो इसका ना टोटल कितना होगा, टोटल 4% में जो है उनका लोन आ जाता है। तो 4% लोन कोई बड़ी बात नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए उठाया कि जो फार्मर्स हैं उनमें बर्डन कम हो इसके लिए। तो ये स्कीम जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, फिर उसको वापस एक्सटेंड हुआ, और अब वापस से 2026 फाइनेंशियल 2026 तक एक्सटेंड किया जा रहा है। और ये चीज़ ध्यान देने की, इसमें कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो स्कीम जैसा था वैसे ही जो है इसको कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी जो मैंने स्कीम के बारे में बताया। अब कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ जो कि आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको देखनी है इधर केसीसी अकाउंट, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट। जो भी किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है ये बोला जा रहा है कुछ 7.75 करोड़ रुपए जो है एज अ फार्मर्स को दिए गए हैं अब तक, क्योंकि जो MISS है ये किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ही आता है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर ही आता है, तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 7.75 करोड़ रुपए जो है फार्मर्स को दिए गए हैं अब तक। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो दिया गया है 10.05 लाख करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, ये डेटा याद रखना है। और अगर बात करें कि 2024 में जो डेटा था वो आपको दिखेगा कुछ 4.26 लाख था, तो लाख करोड़ था, और अब जाके 10.05 लाख करोड़ रुपए हो गया दिसंबर 2024 तक। तो ये आपको जो 10.05 लाख करोड़ रुपए, इसको आपको याद रखते हुए चलना है। दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो भी बढ़ चुका है। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट था वो पहले था 7.3 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 14 तक, और अब जो है वो मिलेगा आपको 25.49 लाख करोड़ रुपीज़, और ये मिलेगा आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक। तो ये जो डेटा है इसमें तो मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, आपको सिर्फ रट्टा ही लगाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो इसको सीधे से रट्टा लगाओ, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अभी 2023 में अगस्त के टाइम पे ही, अभी तो नहीं, वैसे बहुत टाइम हो गया, 2 साल ही हो गए,
तो अगस्त 2023 में जो है किसान ड्रीम पोर्टल लॉन्च किया था। अभी किसान ड्रीम पोर्टल के अंतर्गत जो केसीसी अकाउंट्स है ये सब कुछ जो एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी के लिए लॉन्च किया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि जो MISS है इसको फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। इसके अंतर्गत जो है जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर 3 लाख का लोन लगेगा, और जो लोन की लिमिट है, और जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में काम कर रहे हैं या तो उनको लोन चाहिए होगा तो उनको 2 लाख तक की लोन मिल सकता है। इसके अंतर्गत अगर टाइम पे किया तो 3% तक जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है, और जो गवर्नमेंट है वो बैंक को जो है 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी देती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा स्कीम के बारे में, बस ये एक तरह का कंटिन्यूशन है जिसकी वजह से आपको वापस से स्कीम को जो है रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट है जिसको चेयर करते खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर पैडी उसको जो है राइज किया गया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर क्या करती है गवर्नमेंट बोलती है अगर कोई फार्मर्स की अनाज बच गया हो, अगर कोई फार्मर का अनाज बच रहा हो, उसको मार्केट में बेच नहीं पा रहा हो जितना प्राइस मिलना चाहिए उतने में, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया कि मान लेते हैं कि पर क्विंटल जो है 500 रुपये करके मिलेंगे। तो अगर फार्मर्स को इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, जो मिल रहेगा उनको या जो भी सामान खरीद रहेगा उनको 500 रुपये पर क्विंटल करके, और उसके ऊपर अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन मिनिमम तो इतना देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये सेट करके रखा है प्राइजेस। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पैडी है उसके लिए पर क्विंटल जो है 69 रुपीज़ करके बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये बढ़ाया गया फॉर द अपकमिंग जो खारिफ जो सेशन होने वाला है, मार्केटिंग सेशन होने वाला है, उसमें 2025 से लेकर 2026 तक जो खारिफ का सेशन होगा उसके लिए। और ये डिसीजन लिया गया था बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान देनी है। कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हैं जिसमें MSP बहुत ज़्यादा हाइक हुई है, जैसे कि इसमें तो देख सकते हो सिर्फ 69 रुपीज़ पर क्विंटल ही हुआ है, लेकिन अगर नगर सीड के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा 820 रुपये पर क्विंटल जो है बढ़ा है। और अगर रागी की बात करें तो 596 रुपये पर क्विंटल बढ़ाया गया है। कॉटन के बारे में बात करें तो 589 पर क्विंटल करके बढ़ाया गया है। और सीसा मन के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा 579 पर क्विंटल करके बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसका रेट मोस्टली 2800 3000 ऐसा करके रहता है पर क्विंटल, बट वो याद रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। रादर देन दिस इंपॉर्टेंट जो है आपको ये याद रखना है कितना जो है बढ़ाया गया, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसमें फोर्स करते हुए चलो, और अगर ज़्यादा ही पढ़ने का उत्साह है और ज़्यादा ही अगर आप पढ़ सकते हो तो बाकी क्रिएटर भी बाकी भी टीचर भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। आपको पूरा का पूरा दे देंगे। ये कुछ मेरे ख्याल से 15 या 20 तरह के ऐसे कुछ सीट्स हैं, सबके आपके डेटा मिल जाएंगे, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो। उसमें आपको पूरा का पूरा डेटा दे के रखेंगे वो लोग कि कितना जो है रेट है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, और जो भी डेटा है वो मिल जाएगा। बट वो एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है। तो मेरा मोटिव यही है, बैंक साथ का मोटिव यही है कि जो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है वही दिया जाए, ना कि पूरा का पूरा आपको थोप दिया जाए और आप बाद में फिर एग्जाम में जाके पढ़ो और वो बाद में बोलोगे यार इतना कुछ पढ़ा फिर कुछ आया ही नहीं। मेरा और बैंक साथ मोटिव यही है कि कम से कम पढ़ो और स्कोर उसी लेवल पे कर पाओ जो इतने बाकी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। 1-2 नंबर कम भी करो, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट कर पा रहे हैं वो कर पाए, ये मेरा मोटिव है। और मैं टारगेट भी उन्हीं को करता हूँ जो स्टूडेंट्स थोड़े कमजोर है जीए में, जो जीए की वजह से जो क्लियर नहीं कर पाते उनको टारगेट करता हूँ। तो आप उन स्टूडेंट में आते हो तभी जो है आप मेरे को फॉलो करो। अगर आप उन स्टूडेंट से नहीं आते हो तो आप दूसरे जो टीचर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सबका भला होना चाहिए, सबका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, मेरा यही मकसद है। अगर बात करें कि इसमें 14 खारिफ क्रॉप्स थे, हाँ मैंने 15-20 बोल दिया, 14 खारिफ क्रॉप्स है इसमें। और इसके अंतर्गत बोला गया था कि अगर बात करें 2025 गया, इसमें जो है 7871 लाख मैट्रिक टन जो है प्रोक्योरमेंट किया गया है, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 16.35 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कि बहुत मतलब पिछले जो डिकेड्स था उससे अच्छा खासा इस बार जो है एज अ प्रोक्योरमेंट किया गया और पैसे भी दिए गए हैं, ठीक है, एज अ MSP के तौर पे। उसके बाद बात करेंगे कितना जो है प्रॉफिट मार्जिन रहता है सामानों में। तो जो बजरा है उसमें 63% जो है प्रॉफिट मार्जिन रहता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद तूर और मेज में जो है 59% का रहता है। उड़द दाल जिसको बोला जाता है उसमें 53% का रहता है। और बाकी सब में आप देख सकते हो मिनिमम 50% तो प्रॉफिट मार्जिन रहता ही है, ठीक है। जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है उसमें 50% जो है मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन तो रहता ही है। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। ये गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर यूनियन कैबिनेट ने इसके बारे में पूरा डेटा दिया हुआ है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, ये पर्सन है, ठीक है, ये एक लड़के हैं जो कि सिर्फ 16 साल के हैं। इनका नाम है विश्वनाथ
पडाकांटी, ये हैदराबाद तेलंगाना से आते हैं और ये सिर्फ 16 साल के हैं और इन्होंने जो है 7 समिट चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। अब 7 समिट चैलेंज के अंतर्गत जो 7 जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर जितने भी माउंटेन्स हैं, 7 माउंटेन्स हैं, वो सब में चढ़ के आ गए हैं। इन्होंने 11 साल की उम्र में ही चढ़ना चालू कर दिया था और 16 साल में इन्होंने जो 7 समिट चैलेंज है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। और मैंने इसमें आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी कॉन्टिनेंट है उसमें जो हाईएस्ट पीक है सब में चढ़ के ये आए हैं और इसके से जो ये बन चुके हैं इंडिया के यंगेस्ट और ग्लोबली देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जिन्होंने ये चैलेंज पूरा किया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जॉर्डन एक पर्सन है, तो ये यूएसए की तरफ से आते हैं। ये 15 साल की उम्र में जो है इन्होंने 7 समिट चैलेंज किया था और इनके बारे में बात करें 16 साल के बने हैं, जिसकी वजह से ये जो है सेकंड ग्लोबली बने हैं, बट इंडिया के जो है यंगेस्ट हैं। ठीक है, और बात करके अभी जो लास्ट ये चढ़े थे मई 2025 में और ये माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 11 साल की उम्र में स्टार्ट किया था इन्होंने और स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे पहाड़ चढ़ते थे और अब जाके इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा 16 साल की उम्र में। और इससे पहले किसका रिकॉर्ड था वो भी आपको ध्यान देना है, आपको एग्जाम में वही पूछा जा सकता है। ये आपको रखना है कामिया कार्तिकियन जो थे, इनका पूरा रिकॉर्ड था और ये 17 साल में इन्होंने 7 समिट चैलेंज किया था और अभी जो आपको ये पर्सन दिख रहा है विश्वनाथन, ये 16 साल में किया है, जिसके से इंडिया के यंगेस्ट बन चुके हैं। अभी ये आप देख सकते हो ये कुछ 7 जो समिट ऑफ द वर्ल्ड है, आपको इधर कंटेंट मिल जाएगा। एशिया जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कितना जो है उसकी हाइट है ये दिख जाएगी आपको। उसके साथ ये कौन सी लोकेशन में, तिब्बत जो नेपाल चाइना है यहाँ पे है। वैसे आपको बाकी भी नाम दिख जाएंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, एज अ रेफरेंस के लिए पढ़ने के लिए ठीक है कौन से जो है माउंटेन है वो, और पूछा जाने के चांसेस बहुत कम है। इसे आप यहाँ पे लेसन पॉइंट दिख रहा होगा, लेसन पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में जा रहा है कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने अनाउंस किया कि गोवा जो है 100% लिटरेसी अचीव कर लिया है अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको बोला जाता है ULLAS, मतलब अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और इसको नव भारत की तरफ से इसको जाना जा रहा है। अब स्कीम के बारे में पहले पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो कि 2022 से लेकर 2017 तक चलाया जा रहा है, जो कि इंडिविजुअल्स जो भी हैं होते हैं 15 साल तक उनको जो है एजुकेशन देने का काम करता है। 15 साल या 15 साल के ऊपर जो कि अपना फॉर्मल जो एजुकेशन है उसको मिस करते हैं, फॉर्मल जो स्कूलिंग है उसको मिस कर देते हैं उनको। मतलब वो बच्चे जो अपना स्कूल छोड़ चुके हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है कि गरीबी के कारण हो सकता है, या तो पढ़ना नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है, मोस्टली गरीबी का कारण नहीं रहता है, तो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, स्कूल, तो उनको जो है इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाता है और उस स्कीम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि जो गोवा है ये 100% लिटरेसी अचीव कर चुकी है और ये अलाइन है जो इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जिसके अंदर बोला गया कि 2030 तक इंडिया का प्लान है कि हम 100% जो लिटरेसी अचीव करेंगे, तो उसी को जो है बढ़ावा देने का गोवा काम करता है। ठीक है, तो गोवा के बारे में बात करें तो पूरा 100% तो नहीं बल्कि 99.7% जो है अचीव किया है, बट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट थोड़ा बड़ा चला के बोलती है, तो इसी के से आपको ये 100% दिख रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, तब भी 99.7% भी बहुत बड़ी बात है। और ये गोवा एक छोटी सी स्टेट है, जिसकी छोटी सी स्टेट ही बोल सकते हैं, स्टेट ही है वैसे तो, मैं यूटी बोलने वाला था। तो ये छोटी सी स्टेट है तो उसकी वजह से ये अचीव कर पाई, और ऐसे ही कुछ जो है मणिपुर ने भी, मिजोरम ने भी किया था, क्योंकि मिजोरम ने जो है सेकेंड स्टेट बन चुकी है जिन्होंने 95% जो है अपना अचीवमेंट किया गया। ठीक है, इसी की जगह बात करें अगर उत्तर प्रदेश ले, बिहार ले, तो ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो इनका 100% होने में टाइम लगेगा, तो इनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन बात करें जैसे गोवा छोटा है, मिजोरम छोटा है, तो ये सब में पॉसिबल है। ठीक है, तो मिजोरम के बारे में बात करें तो इन्होंने 98.2 मारा था, और जो नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो बेंचमार्क सेट करके रखा है वो 95% करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 स्टेट्स याद रखना है कि जो नेशनल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसका बेंचमार्क 95% है, और इस बेंचमार्क को जो है मिजोरम ने पार किया है, और इनका अगर लिटरेसी रेट देखें तो 98.2 है, और मिजोरम को भी छोड़ के जो है गोवा का बन चुका है 99.7% एज अ लिटरेसी रेट।
और अगर यूटी के बारे में बात करें तो यूटी में पहली जो है आपको लद्दाख मिलने वाली है, जिन्होंने 100% लिटरेसी अचीव किया था जून 2024 में। ये सारे डेटा भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर में, तो आपको इसको भी ध्यान देते हुए चलना है। अब बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर बढ़े तो बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आरबीआई की तरफ से आ रहा है। क्या न्यूज़ है कि आरबीआई ने जो नोन योर कस्टमर का जो नॉर्म्स था, जो कि नवंबर 2024 में लाया गया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बात कर रही है। उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की बात कर रही है, मतलब ड्राफ्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आरबीआई कहना है कि इसकी वजह से जो सिंपलीफाई हो पाएगा कंपाइलेंस, उसके साथ ही जो इजी कस्टमर एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ पाएगा। और इसके ऊपर जो भी पब्लिक का ओपिनियन है, फीडबैक है, वो सब देने के लिए बोला गया है जून 6, 2025 तक। कब तक? जून 6, 2025 तक इसके ऊपर बात करने के लिए बोला गया है बाय दी पब्लिक। अब ये जो आप देख रहे हो कि नवंबर 2024 में जो है केवाईसी का जो मास्टर डायरेक्शन आया था, तो वो अलाइंड था, वो जो अलाइंड था पहले से ही, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2005 के हिसाब से, और जो गवर्नमेंट अनलॉफुल एक्टिविटी जिसको ऊपा भी बोला जाता है 1967 गाइडलाइन के हिसाब से। तो अभी का जो अभी अमेंडमेंट करने की बात चल रही है, उसी वो भी जो है अलाइंड रहने वाला ये 2 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देते चलनी है। अब क्या क्या की प्रपोजल रखे हैं वो देखते हैं, क्या क्या बोल रही है गवर्नमेंट उसके ऊपर देखते हैं, गवर्नमेंट या आरबीआई क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर देखते हैं। तो इसके ऊपर आपको पहले तो न्यूज़ मिलेगा कि जो डेडलाइन है केवाईसी अपडेट करने का, उसको बढ़ाया गया कि जो भी कस्टमर जो नोन योर कस्टमर का जो बैंक जो लेती है डिटेल्स, वो 3 भाग में बांटती है केवाईसी को भी। एक तो होता है लो रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है हाई रिस्क, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो भी लो रिस्क वाले जो पर्सन रहने वाले हैं, जो भी लो रिस्क में रहेंगे, उनको बोला गया है कि आपका जो भी केवाईसी है उसको कंप्लीट करो 30 जून 2026 तक। देख सकते हो कुछ अच्छा खासा टाइम दे दिया लो रिस्क जो कस्टमर्स हैं उनके लिए, कि आपको टाइम दिया गया 30 जून 2026 तक, और 1 साल मिलेगा फ्रॉम दी ओरिजिनल जो भी ड्यू डेट रहेगा उससे, कि आप जो है अपना केवाईसी अपडेट करवा लो, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये बेनिफिट करेगा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर, मतलब पैसे जो है सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। जैसे कि किसान हो गए, उनको जो पीएम किसान के अंदर जो 2000 रुपये करके दिए जाते हैं पर क्वार्टर, 6000 रुपये करके जो है पूरे साल में, उनको बहुत हेल्प होने वाली है। बिकॉज केवाईसी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होता ना तो पैसे नहीं आते अकाउंट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और आपका जो अकाउंट है ना वो स्टॉप भी हो सकता है। आपका केवाईसी अगर टाइम पे नहीं कराया तो आपका जो अकाउंट है वो स्टॉप भी हो सकता है। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि अगर बात करें जो लो रिस्क कस्टमर्स रहते हैं, अगर उनका अपडेट नहीं हो तो अपडेट करा सकता है 30 जून 2026 तक। और इसकी वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रहता है वो हो पाएगा जो रूरल के कस्टमर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनको, ठीक है, जिनको डीबीटी के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अभी इनका केवाईसी एक्सपायर कर दिया गया तो इनको जो डीबीटी के थ्रू 2000 रुपये भी मिलते हैं फार्मर्स को, भी नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से ये स्टेप लिया गया, ठीक है। तो पहले तो अब बात कर लेते हैं लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क कौन कौन से जो है कस्टमर्स रहते हैं केवाईसी के हिसाब से, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको सीधे फर्स्ट पॉइंट से आपको मैं 5th पॉइंट में लेके जाना चाहूँगा, तब आप और अच्छे से चीज़ समझ सकते हो। तो जो हाई रिस्क कौन हो सकते हैं? जैसे कि एनआरआईज हो गए, ठीक है, या तो कोई ट्रस्ट हो गया, तो कोई एनजीओ हो गया, तो इनको जो है हाई रिस्क कस्टमर बोला जाता है। इनका जो है केवाईसी हर 2 साल में होता है, ठीक है। इनका केवाईसी कब होता है? हर 2 साल में होता है। और उसके बाद बात करें मीडियम जो रिस्क हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ये सब कुछ जो है वो मीडियम रिस्क के अंतर्गत आते हैं। इनका हर 8 साल में जो है केवाईसी करवाना अनिवार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, जो मैं लो रिस्क वाली बात कर रहा हूँ, तो लो रिस्क के अंतर्गत आते हैं जो सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो, उसके साथ ही जो रेगुलर इनकम उनके पास आते रहता है, वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी अंतर्गत फार्मर्स को भी ले सकते हो, जो हर 10 साल में इनका केवाईसी कराने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। बट आपने ये चीज़ देखी होगी, केवाईसी के लिए जो है बैंक एक बार जो है मुश्किल से मैसेज भेजता है, और कभी कभी मैसेज भी नहीं आता, और उसकी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आम आदमी को, जैसे कि आप हो या हम हो गए। ये हमें इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि केवाईसी के लिए, अब देखो, अब मैं अपने पापा का एग्जाम्पल लेता हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, पापा को जो है मैसेज आया था एक केवाईसी अपडेशन के लिए, तो पापा ने सोचा हम करवा लेंगे बाद में। उसके दोबारा एक मैसेज आया तो पापा ने सोचा करवा लेंगे बाद में।
फिर बाद में क्या किया, अकाउंट स्टॉप कर दिया। अब अकाउंट स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ कि पैसे निकलना बंद हो गए, एटीएम से नहीं निकल रहे, ना ही आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, ना ही विड्रॉ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ना आप इंटरनेट से कुछ यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो वो ना हो इसके लिए बैंक को बोला गया कि आप जो है कम से कम 3 रिमाइंडर तो दो, एटलीस्ट 3 रिमाइंडर दो, एक एसएमएस के थ्रू दो, एक ईमेल के थ्रू दो और एक रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू दो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि बोला गया है बैंकों की एक रिटर्न कम्युनिकेशन भी दो। इसका मतलब क्या कि पोस्ट के थ्रू भी भेज दो, बता दो कि केवाईसी करना है। तो इससे क्या होगा कि बंदा जो है जागरूक हो जाएगा। बंदा अब मान लेते हो कोई टेक्नोलॉजी से इतना कोई जागरूक नहीं है, वो एसएमएस नहीं पढ़ता, ईमेल नहीं पढ़ता, कोई बुजुर्ग है 60 साल का, तो उसको समझ नहीं आएगा चीज़ें। लेकिन उसके पास अगर पोस्ट आ गया, अगर उसके पास रिटर्न कम्युनिकेशन आ गई, तो वो डेफिनेटली बोलेगा यार केवाईसी कराना तो बहुत ज़रूरी है। तो वो जो बुजुर्ग रहेगा वो जाएगा बैंक में और केवाईसी करवा लेगा। इसके से आरबीआई ने ये इनिशिएटिव उठाया है। इसके साथ ही बोला गया है कि कोई भी अगर माइनर चेंजेस करने हो, कैसे माइनर चेंजेस, मान लेते हैं किसी पर्सन को जो एड्रेस चेंज करना हो, तो बोला गया कि उसके लिए अलग से पूरा का पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवाईसी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा कस्टमर, तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर चेंज करना हो तो नो नीड टू रीसबमिट द डॉक्यूमेंट फॉर द माइनर चेंज, ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, और इसके से जो अन्य से जो पेपर वर्क रहता है या बैंक में विजिट करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। जिसके से ये ड्राफ्ट करने की बात करके अभी ये चीज ड्राफ्ट हो रही है, अभी इसके ऊपर बातें होंगी, पब्लिक का ओपिनियन लिया जाएगा, बाद में इसको अमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इसके बाद बातें हो रही है क्या करना है क्या नहीं करना, उसका जब अमेंडमेंट होगा उसके बाद वापस से न्यूज़ रिपीट होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके ऊपर इसलिए आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रह गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जो भी डॉर्मेंट अकाउंट है या अनक्लेम डिपॉजिट्स है, अनक्लेम डिपॉजिट जो कि 10 साल तक जो है जिसको क्लेम नहीं किया जाता, और डॉर्मेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसको 1 साल 2 साल तक जो है बंद रहता है, उसको डॉर्मेंट अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो बोला गया कि अब बोला गया कि कोई भी अगर पर्सन केवाईसी अपडेट कराना चाहता है तो कोई भी बैंक में करा सकता है, कोई भी बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे जाके करा सकता है। तो इसका मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक लेता हूँ एसबीआई का। ठीक है, तो एसबीआई का क्या रहता है कि अगर आपको केवाईसी अपडेट कराना है एसबीआई का, तो आपको जो है ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, होम ब्रांच में, तभी जो है अब एसबीआई का जो है केवाईसी करवा सकते हो। लेकिन अगर बात करें आईसीआईसी बैंक का, तो आईसीआईसी बैंक का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना ध्यान है, आईसीआईसी बैंक का मेरे पास अकाउंट नहीं है उसके लिए याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि आईसीआईसी बैंक में आप कोई भी ब्रांच में जाके जो है केवाईसी करवा सकते हो। तो बोला गया है कि अगर बात करें कि जो डॉर्मेंट अकाउंट होता है जो कि इनएक्टिवेट रहता है 2 साल तक, और जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रहता है जो कि 10 साल तक उनका कोई क्लेम नहीं करता, तो वो अपना जो भी केवाईसी अपडेट कोई भी ब्रांच में जाके करवा सकते हैं, नॉट जस्ट द होम ब्रांच, ऐसा कुछ कहना है। इसी के साथ बोला गया है कि जो भी पर्सन है उनको वीडियो केवाईसी भी लागू करना चाहिए। वीडियो केवाईसी मतलब फ़ोन के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू जो है वीडियो केवाईसी के थ्रू भी उनके जो केवाईसी है वो होनी चाहिए। ये मोस्टली प्राइवेट बैंक इसको यूज़ करते हैं वीडियो केवाईसी को, क्योंकि मैंने भी अकाउंट खोला था एचडीएफसी में, तो वहाँ पे वीडियो केवाईसी के थ्रू हो जाता है। और आईसीआईसी बैंक में मैंने अभी रिसेंटली खोला है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उधर ही वीडियो केवाईसी के थ्रू हो जाता है। बात करें एसबीआई की, थोड़ा एसबीआई में जो ब्रांच में जाना पड़ता है, तो वो बोला गया कि एसबीआई से बैंक हो गई या डिफरेंट जो बैंक है जो वीडियो केवाईसी नहीं कराता, कि आप भी वीडियो केवाईसी करवाओ और कस्टमर का जैसे ब्रांच विजिट ना करना पड़े, तो वो चीज़ ना हो, उसी के लिए ये स्टेप भी उठाने के लिए बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी बोला गया कि आप भी इसमें अनकरेज किया गया कि आप भी इसमें ज्वाइन हो। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हर एक जगह पे दिख जाएगा, जैसे कि रूरल एरिया में मोस्टली दिखते हैं। ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग रहते हैं दुकानों में रहते हैं, तो इनके थ्रू भी जो है केवाईसी ये सब करवा सकते हो। तो इनको भी बोला गया कि आप भी आओ, अनकरेज किया गया इनको भी कि आप भी आओ और केवाईसी करने में जो है हेल्प करो। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइसेंस की तरफ से आ रहा है, ये आरबीआई की तरफ से लाइसेंस दी जा रही है, आरबीआई नहीं सॉरी सेबी की तरफ से ये लाइसेंस दी जा रही है जियो ब्लैक रॉक एसिड मैनेजमेंट कंपनी को। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जियो ब्लैक रॉक, इसका मतलब क्या, जियो भी पार्टनर है और ब्लैक रॉक भी पार्टनर है। जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के बीच में ये 50-50% का जॉइंट वर्चरी है। ठीक है, तो इनको फाइनली अप्रूव मिल गया है अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फाइनली अप्रूव मिल गया, इसका मतलब इससे पहले इनको इन प्रिंसिपल अप्रूव मिला होगा कि टेस्ट करने के लिए। मान लेते हैं बोर्ड लेने से पहले प्री बोर्ड लिया जा रहा है इनसे, तो इनको पहले तो 4 अक्टूबर 2024 को एज अ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली थी कि देखने के लिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो
देखने के लिए कि कब काम कर पा रहे हो कि नहीं उसके लिए, और अब इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया और फाइनल अप्रूवल मई 2025 को मिला है। और इसी के साथ एक नया एमडी और सीईओ भी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है सिड स्वामीनाथन। सिड स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो ये ब्लैक रॉक के एक्स हेड ऑफ इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी के हेड है, ठीक है। तो इनको ये रिटायर्ड हो गए थे या बाहर निकाले गए थे, जो भी है चीज़ें वो हमें एग्जाम में ध्यान नहीं देना है। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है अभी जो ये एएमसी बनने वाला है इसमें। अब एएमसीज क्या रहते हैं, एसिड मैनेजमेंट कंपनीज क्या रहते हैं इसके बारे में समझते हैं। एसिड मैनेजमेंट कंपनीज रहती हैं वो कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड बेच सकती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या रहता है, म्यूचुअल फंड एक डाइवर्स पोर्टफोलियो फंड रहता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स रहते हैं। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है कौन सा शेयर घटने वाला है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड है जहाँ पे हर एक शेयर में पैसा लगाता है। अब कोई शेयर डूबेगा कोई शेयर तो ग्रो होगा ना, तो वही चीज़ सोच के जो है म्यूचुअल फंड बनाया गया और म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाता है जो इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट होता है बट लो रिस्क होता है, तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम मिलती है जितना शेयर मार्केट में ज़्यादा मिल पाती है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, ये एक तरह की कैपिटल आईएफसी नेटवर्क कैपिटल आईएफसी है जो कि अहमदाबाद गुजरात बेस्ड है। इनको IFSCA FME रिटेल लाइसेंस मिला। अभी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, इन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि आप फंड मैनेजमेंट इक्विटी रिटेल में काम करो। इसमें क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो है जो भी पब्लिक का पैसा है वो मैनेज कर सकती है, उसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसको भी रन कर सकती है। और ये पहली नॉन एएमसीज बनी है, ये एएमसी नहीं है, मैंने आपको एएमसी पहले समझाया है, एसिड मैनेजमेंट कंपनी। तो ये पहली नॉन एसिड मैनेजमेंट कंपनी बनी है जिनको ये लाइसेंस मिला है इन IFC गिफ्ट सिटी। IFC गिफ्ट सिटी मतलब गांधीनगर में जो IFC गिफ्ट सिटी है यहाँ पे इनको लाइसेंस मिला गया है, ठीक है। तो इनका अगर बात करें तो इनका प्राइमरी या तो मैं बोलूँ पेरेंट कंपनी याद रखना नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड जो अहमदाबाद गुजरात है ये है, ठीक है। तो ये आप इसका प्राइमरी है और अभी जो लाइसेंस मिला है इनकी सब्सिडी को ये लाइसेंस मिला गया है। अब कुछ अपॉइंटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट की तरफ से पहला न्यूज़ आ रहा है एस पद्मनाथन। तो एस पद्मनाथन के बारे में बात करें तो ये चेयरमैन बने हैं टाटा केमिकल के। किसके, टाटा केमिकल के ये चेयरमैन बने हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे एन चंद्रशेखरन। इनको जो है रिप्लेस किया गया है और इनको रिप्लेस करके अभी ये पर्सन बन चुका है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक और चीज़ ध्यान देना कि मोहन शाह को एज अ एडिशनल डायरेक्टर की तरह बनाया गया है। एडिशनल डायरेक्टर कुछ समय के लिए बनाया गया है, या तो इनका परमिट भी कर दिया जा सकता है या तो इनकी जगह दूसरा भी कोई आ सकता है, ठीक है। तो मोहन शाह का नाम भी आपको इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पर्सन आपको विक्रम सिंह मेहता मिलने वाला है। विक्रम सिंह मेहता को जो है चेयरमैन बनाया गया है इंडिगो का और इन्होंने जो है वी स्वामिनाथन जो है इनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो अगर इंडिगो की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर मिलने वाला है और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इनका नाम आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखते हुए चलना, विक्रम सिंह मेहता। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ रहा है रमन अग्रवाल। रमन अग्रवाल जो है सीईओ बने हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करें तो ये एक तरह की एपेक्स बॉडी है NBFCs की, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल काउंसिल की जो है ये एक तरह से एपेक्स बॉडी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर को मुंबई महाराष्ट्र मिलने वाली है और अब इसके साथ इनको संभालना पड़ेगा पॉलिसी एडवाइजरी, इंडस्ट्री डायलॉग, फिर कोलैबोरेशन विद द NBFC सेक्टर ग्रोथ, ये सब चीज़ें जो है ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। एक तरह का रिजाइनेशन है, ये थोड़ा पुराना है बट ये मैंने सर से मेरे से छूट गया था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। प्रशांत त्रिपाठी के बारे में बात करें तो इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम दी MD एंड CEO ऑफ एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से। और एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इसमें एक्सेस बैंक का पार्टनरशिप है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो इन्होंने रिटायरमेंट जल्दी ले ली। इनकी रिटायरमेंट तो 30 सितंबर 2025 में था और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो इनके ऊपर जो भी नया अपॉइंटमेंट है उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया अभी तक, तो जब बताया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको स्किप करते हुए चलो।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, 4 तरह की रिपोर्ट है, इसको कवर करते हैं आज के दिन में। तो नेक्स्ट रिपोर्ट मिलेगा अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज, ये रिपोर्ट का नाम है, जिसको सिडबी में रिलीज किया गया है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मोस्टली एमएसएमई को फोकस करते हुए, या तो एमएसएमई या एंटरप्राइज को फोकस करते हुए काम करती है, इसका यही काम रहता है। ठीक है तो इन्होंने बोला है कि एज ऑफ मार्च 2025 जो एमएसएमई है वो 2.6 करोड़ से बढ़ के 6.2 करोड़ पे 2 करोड़ जो है हो चुके हैं। ठीक है, करोड़ रुपए नहीं, हो चुके हैं। ठीक है क्या हो चुके हैं, ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो उद्यम पोर्टल है यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है 6.2 करोड़। और बात करें कि जो एमएसएमई है ये कंट्रीब्यूट करती है कुछ 30% ऑफ इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, तो ये चीज़ में आपको ध्यान देते हुए चलनी है। और ये टोटल देख रहे हो आप, सर्वे जो हुआ था टोटल 2000 एमएसएमईज को लिए गए थे, टोटल 19 सेक्टर्स में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गई, ट्रेडिंग हो गई, ये सब सर्विसेज जो है उठाए गए थे। पोटेंशियल जो एक्सपोर्ट है वो देखोगे तो आप देख रहे हो कि 2023 में 43% था और 2025 में 45.79%। ये सब तो आपको याद रखते हुए चलना है। तो थोड़ा ग्रोथ हुआ है, बट जितना होना चाहिए एक्सपोर्ट में ग्रोथ अभी भी नहीं है इंडिया का, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और बात करें वुमेन एंटरप्राइज में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2022-23 में 22.9% जो है एज अ वुमेन एंटरप्राइज थे, अब जो है बढ़ के 26.2% हो चुके हैं। तो ये भी ज़्यादा बड़े नहीं है, बट ठीक है, जितना भी है इंक्रीमेंट के तौर पे इंडिया बढ़ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जनरेटिव एआई एंड जॉब आर रीडिफाइंड ग्लोबल इंडेक्स फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सप्लोजर, कि एआई की वजह से कितना जॉब जो है डिस्टर्बेंस होगा, उसके ऊपर रिपोर्ट लाया गया बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कोलैबोरेट किया था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोलैंड के साथ, और तब जाके ये रिपोर्ट लाया है जिसके अंदर बोला गया है कि 25% ऑफ द ग्लोबल जॉब आर डिस्टर्ब ड्यू टू जनरेटिव एआई, जेन एआई की वजह से। और जो कंट्री वाइज अगर बात करें एक्सप्लोर की, तो आपको 34% जो है जॉब जो है डिस्टर्बेंस हुआ था ड्यू टू हाई इनकम कंट्री, 34% जो है जनरेटिव एआई की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ पे, और 11% जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन एग्जाम में जो आने वाला है वही पढ़ो, मेरा यही बोलना है। ठीक है, तो इसी मोटिव से हम तीसरा जो रिपोर्ट है उसको ही पढ़ते हैं। तीसरा रिपोर्ट आ रहा है डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइज। इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है जो वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के, सुमन बेरी के द्वारा। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका आपने देखा कि 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, तो वही चीज़ इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 29% के आसपास एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। एक्सपोर्ट के बारे में बात करो 40% के आसपास है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो 60% से ज़्यादा जो है इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई सेक्टर के थ्रू ही आ रही है। और अगर एमएसएमई में जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, इनका भी जो कंपोजिशन है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो आपको 97% मिलेंगे, ज़्यादा जो माइक्रो एंटरप्राइज ही है, और उसका जो स्मॉल एंटरप्राइज है वो 2.7% है, और जो मीडियम एंटरप्राइज है वो सिर्फ 0.3% है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेटा बहुत अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक बना के ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया तीसरा रिपोर्ट। अब चौथा रिपोर्ट पढ़ते हैं और लास्ट रिपोर्ट है आज का। तो ये अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2025 के हिसाब से लाया गया है, और ये अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस से इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इसके अंदर बोला गया है कि जो इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो आपको 10.5% मिलने वाला है। ठीक है, तो 10.5% मिलने वाला है इंडिया का, और ग्लोबल के बारे में बात करें तो वो आपको 5% मिलने वाला है। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है, जो कि जापान को ओवरटेक कर गया है। पहले थर्ड लार्जेस्ट था, अब सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है एशिया का। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपको चाइना मिलने वाला है, और इन एशिया के बारे में बात करें, और ग्लोब के बारे में बात करें तो चाइना के साथ जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप जो है आगे है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है उससे। ठीक है, और अगर बात करें कि ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करें तो टोटल प्रीमियम इनकम के बारे में बात करें, इंडिया ने अभी 145 बिलियन जो है एज अर्न किया है, और ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10.6% मिलेगा। और हेल्थ परसेंट के बारे में बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस में 20.8% है, और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 10.6% है।
तो ये सारे डेटा है, इसको तो आपको याद करते हुए ही चलना है, ठीक है। और अगर बात करें इस वाले वीडियो का, तो ये वीडियो अभी एंड हो गया। जो भी हमने डेली करंट अफेयर्स था वो हमने पढ़ लिया। इस पीडीएफ के बारे में बात करें तो ये पीडीएफ मेरे वेबसाइट mappingaffairs.com में मिल जाएगा, इवन टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके ये पीडीएफ का लाभ ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहें सब्सक्राइब चैनल। और वीडियो का अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बताने भूल गया यहाँ पे कि बहुत दिन से डेली करंट अफेयर्स नहीं आया था 15 मई से। कारण सिंपल था कि मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में बताया था, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि इंटरनेट ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा 9 दिन तक इंटरनेट नहीं आया था और उसके वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, सीधा कारण है। और बाकी मैंने ट्राई किया था अपलोड करने की, बट हो नहीं पा रहा था मुझसे अपलोड। मैंने वीडियोस भी बनाए थे पर नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। और दूसरा कारण ये है कि मैं फुल टाइम अभी नहीं कर पाएंगे साथ ही, बिकॉज आप देख सकते हो अभी बहुत ज़्यादा छोटा चैनल है मेरा, तो मैं फुल टाइम नहीं कर रहा। लेकिन मैं फुल टाइम बाद तक करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सही है, तो मैं फुल टाइम करूँगा। तब मैं अपना जो जॉब है उसको छोड़ के जो है बैंक से फुल टाइम करूँगा। तो ऐसा नहीं है फुल टाइम नहीं कर रहा तो अपना बेस्ट नहीं दे रहा। आपको पीडीएफ हर टाइम मिलता है, जो पेड मेंबर्स है उनको पता है पीडीएफ उनको हर टाइम मिलता है। कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है बट पीडीएफ मिलता ज़रूर है। एक दो दिन या एक हफ्ते बाद तो मिलता ही है। वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो अब से कंटिन्यू रहेगा 1 जून से, जो भी वीडियोस आने वाला है। पुराना जो वीडियोस था उसको मैनेज कर लो पीडीएफ के थ्रू, और वीडियो अब से मैं कोशिश करूँगा जितना तक कंटिन्यू कर सकता करूँगा। और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी बना पाऊँगा, क्योंकि वीडियोस में क्या रहता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है बनाने में। और पीडीएफ में ऑलरेडी मेरे को 8 घंटे से लग जाते हैं, 8 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। ऊपर से वीडियो बनाने में मेरे को 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है। फिर एडिट करना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, उसके लिए मुझे पैसे देके करवाने पड़ते हैं। तो वीडियो में अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर व्यूज़ आएंगे तभी मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं ट्राई करके देखता हूँ, 15 दिन बनाऊँगा। व्यूज़ आएंगे तो करेंगे कंटिन्यू, और अगर नहीं आएगा तब मैं ट्राई करूँगा करने की जितना कर सकता हूँ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, वीडियो भी दूंगा आपको, लेकिन पीडीएफ तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।